सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थीगण और मेरे सभी प्यारे मित्रों। आज मैं फिर एक बार आपके लिए वर्णमाला का जो अगला भाग है उसे लेकर प्रस्तुत हूँ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बतलाया था कि सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, अनुनासिक, निरनुनासिक और कुछ उच्चारण स्थानों के बारे में बताया था। आज मैं उन सभी को खोलूँगा और जिनका जो उच्चारण स्थान होता है उसे बताऊँगा। इससे पहले मैं बात बताना चाहता हूँ तुम लोगों को कि मेरे पास एक कमेंट्स आया था कि सर आपने किसी का उदाहरण तो दिया ही नहीं है सघोष अघोष का, तो मैं आज आपको यहाँ पर उदाहरण भी दूंगा और सब चीज़ों को क्लियर करके बतलाऊँगा। ठीक है, तो मेरे साथ हमारे जो द्रोणा ट्विटर चैनल के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। अब तो चलते हैं अपनी जो अगली कड़ी है हमारी, इसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजनों के बारे में जानेंगे, इनका उच्चारण स्थान क्या है, कौन से सघोष हैं, कौन से अघोष हैं, कौन से अल्पप्राण हैं। तो सबसे पहले हम इनके उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे। तो क का जो उच्चारण स्थान होता है हमेशा क ख ग, इनमें किसी तरह की हमारी जीभ कोई वर्क नहीं करती है, सीधे क्या होता है एक कंठ से निकलते हैं। तो इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है कंठ। विशेष तरीके से जानते रहें और कोई भी परेशानी आती है आपको तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अगला च में क्या हो रहा है, मैं पहले ही बता चुका था। जब हमारी जीभ ऊपर वाले हिस्से को टच कर रही होती है तो होता है तालु, हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तालु। तो च का जो उच्चारण स्थान है वो होगा तालु बोल सकते हैं या तालब भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, ध्यान रखें सब लोग। अगला ट, जहां पर हमारी वो जो जीभ होती है वो मुड़ रही होती है, ट ट बोलने पर हमारी जो जीभ है वो क्या रही है, मुड़ रही है। अगर जब जीभ मुड़ रही है तो इसका मतलब मूर्धा साफ दिख रहा है, कुछ तो नामों से ही ट्रुड होता रहता है, तो हम यहाँ पर जानेंगे इसका होता है मूर्धा। चलिए अगला कहते हैं ट। ट क्या हो रहा है, हमारी जो जीभ है ट थ द ध, हमारी जो जीभ है दांतों के बिल्कुल बीच में आ रही है, जहां जीभ दांतों को स्पर्श करती है, दांतों के मध्य में आती है, तो क्या हो जाता है, दंत्य। हमें किसी चीज को रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल क्या है कि उस शब्द को देखने की आवश्यकता है वो कहाँ से उच्चारित हो रहा है। जहां पर जिस चीज को जीभ टच कर रही होती है वही अगर प्रयोग नहीं हो रहा है तो कंठ है। अगर जीभ कहीं ना कहीं टच कर रही है तो वर्किंग कर रही है, जहां टच करे वही उसका उच्चारण स्थान होता है। अब प में साफ दिख रहा है, प में हो रहा है हमारे जो ओष्ठ हैं वह अगले वर्ड को टच कर रहे हैं, जब तक हमारे ओष्ठ आपस में चिपक नहीं रहे हैं तो इनका कोई भी उच्चारण नहीं निकलेगा। प, फ, ब और भ। आप जैसा कि देख पा रहे हैं तो इसका क्या होगा, ओष्ठ। यहां तक आपकी समझ में आ चुका होगा। पहले वाले का कंठ, क्योंकि कोई स्थान जीभ कोई वर्क नहीं कर रही है। दूसरे का तालु, क्यों, जीभ ऊपर वाले हिस्से को टच कर रही है। मूर्धा मीन्स ट, जीभ मुड़ रही है। दंत, जीभ दांतों के मध्य में आ रही है। ओष्ठ, यहाँ पर ओष्ठ वर्क कर रहे हैं। समझ में आ गया होगा आपकी में, ये सब चीजें कंठ, तालु, मूर्धा और दंत्य। और मैं इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ एकदम क्लियर रूप से कि किसके उच्चारण स्थान के कारण कौन सी कहाँ पर टच होती है, इसीलिए हम इसे मानते हैं। स्पर्श व्यंजन इसीलिए क्या गया कि हमारी कहीं ना कोई चीज स्पर्श कर रही होती है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, स्पर्श व्यंजन कहा गया है। ठीक है, अब हम जाने हैं कि ये जो अंत वाले जो वर्ड होते हैं, सबसे लास्ट वाले 5 वर्ड पहली वाली वीडियो में बता चुका हूं आपको, ये होते हैं नासिक के वर्ड। ठीक है, नासिक का मतलब होता है जिन वर्डों का उच्चारण किसके द्वारा, नाक के द्वारा किया जाता है। तो हम इन 5 वर्डों को कहाँ रखेंगे, नासिक के अंतर्गत। नासिक के अनुसार अगर और कोई भी वर्ड आता है नासिक न रह करके अनुस्वार आ जाता है तो अनुस्वार के भी रूप ले लेते हैं ये। ठीक है ना, ये चीज विशेष तरीके से ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, मैं आपको और अच्छी तरह दर्जा देता हूँ। नासिक के वर्ड है ये, जो अंत के जो 5 वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, नासिक के होते हैं। पहला वाला क, कोई स्थान था कंठ। दूसरा च, तालु। तीसरा ट, मूर्धा, क्यों जीभ मुड़ रही है। दंत, जीभ दंतांतों के मध्य में आ रही है। प, ओष्ठ वर्क कर रहे हैं हमारे, इसीलिए ओष्ठ कहेंगे। अब इन्हें जानेंगे हम कि कौन से सघोष होते हैं, कौन से अघोष होते हैं, है ना। इस वीडियो को क्लियर रूप से जानेंगे। थोड़ा सा मैं इसे मिटा देता हूँ।
देखिए मैंने आपको पिछली वाले वीडियो में बताया था कि जहाँ स्वर तंत्रियां कंपन करती हैं वो सघोष होते हैं, जहाँ स्वर तंत्रियां कंपन नहीं करती हैं वो अघोष होते हैं, है ना। तो हमें इन चीजों को थोड़ा समझने और रटने की भी आवश्यकता है। पहला और दूसरा वर्ड होता है वो हमेशा सघोष होता है, सॉरी अघोष होता है, ठीक है, आपकी समझ में आ रहा होगा। पहला और जो दूसरा वर्ण होता है वो क्या होता है, अघोष होता है। क और ख, प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ण होगा वो सब क्या होगा, अघोष होगा। क ख छ छ त ठ त थ और प फ, और अंत के जो तीनों वर्ड होते हैं वो सघोष होंगे, ठीक है, क्या होंगे, सघोष तीनों। देखिए सघोष ना आकर के एक चीज और आ सकती है, वो होता है खाली घोष, ठीक है। सघोष न आकर के खाली घोष भी आ जाता है तो भी इसका मतलब यही होता है। तो आप अच्छी तरीके से जानना सघोष या अघोष क्या होते हैं। पहला और दूसरा वर्ड होता है वो अघोष होता है, और तीसरा चौथा और पांचवा वर्ड होता है वो सघोष होता है। अब मैंने अल्पप्राण महाप्राण के बारे में आपको बताया था कि जहाँ ज्यादा वायु बाहर निकले अल्पप्राण सॉरी महाप्राण, और जहाँ पर कम वायु बाहर निकले वहां अल्पप्राण। देखिए क कम वायु इसीलिए अल्पप्राण, ख ज्यादा वायु महाप्राण, साफ तरीके से समझते चलें। ग कम अल्प, घ ज्यादा वायु महा, ङ कम वायु अल्प। या तो आप ऐसे याद कर लें या फिर याद कर लें जो सम होते हैं वो महाप्राण होते हैं और जो विषम होते हैं वो सब अल्पप्राण होते हैं। पहला तीसरा और पांचवा अल्पप्राण होता है, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। मेरे विचार से ऐसे रटने की आवश्यकता ही नहीं है। आप जैसे ही बोलें बोलते समय चेक करें कि कितनी वायु बाहर निकली है, उसको शुद्ध उच्चारण करें। जैसे क और ख कहेंगे थोड़ी सी तो कोई अंतर नहीं है, नहीं है, क अलग होता है और ख अलग होता है। ख की ध्वनि नहीं निकली तब तक हम ख लिख ही नहीं पाएंगे, इसलिए आप जान लें ख होता है वो महाप्राण होता है और क होता है वो अल्पप्राण होता है। जहां तक आपकी समझ में आ चुका होगा, ये सब चीजों को मैंने खोल दिया। अल्पप्राण महाप्राण, पहला तीसरा और पांचवा अल्पप्राण, दूसरा और चौथा महाप्राण, पहला और दूसरा अघोष और तीसरा चौथा और पांचवा सघोष। कोई सिस्टम ही नहीं है गलत करने का, सीधे सीधे याद रखेंगे। जब अल्पप्राण महाप्राण की बात आती है तो सम और विषम की बात कर लेंगे, और जब सघोष अघोष की बात आती है तो पहला और दूसरा अघोष याद कर लीजिए, और बाद के तीनों होते हैं सघोष होते हैं। ये सभी सेम टू सेम है, ध्यान रखना। जो जैसा ऊपर है पहला वाला वही नीचे वाला है, हमें अलग से कोई चीजें इसमें टूट करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे विचार में ये सब चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर उसके बावजूद भी आपकी कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं इसी के साथ में। देखिए अब हमारे पास कुछ चीजें बची हैं उसके बारे में जानेंगे, और जो अगला नंबर है वो आता है आपका अंतस्थ व्यंजनों का, क्योंकि इसके जस्ट बाद में ही अंतस्थ व्यंजनों का आगमन होता है। य र ल और व। अब इन सबके उच्चारण स्थानों को जानेंगे, ठीक है ना, और सघोष अघोष भी जानेंगे। पहली बात जान लें, ये जितने भी वर्ड होते हैं ये सब सघोष होते हैं, ठीक है, और ये जितने भी वर्ड होते हैं वो सब अल्प प्राण होते हैं। और चीजें साफ हो गई, दो चीजें क्लियर हो गई, य र ल और व सघोष होते हैं और ये अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। इनमें किसी चीज का कोई चेंजिंग नहीं होगी, अल्प प्राण होते हैं और सघोष होते हैं। अब इनके उच्चारण स्थान जानेंगे। सबसे पहले य य य य य बोलते समय हमारी जीभ फिर ऊपर तालु को टच कर रही है, इसलिए तालु या तालव्य एक ही बात है, भूल मत जाइएगा, ठीक है। अगला र र र र में क्या होता है, ऐसे दो नामों से जाना जाता है इसे।
र में क्या कर रहा है कि हमारी जो जीभ है वो दांतों के जो जड़ें होती हैं मसूड़ों को टच कर रही हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? मसूड़ा। मसूड़ा कह सकते हैं इसे, या वत्स्य व्यंजन कह सकते हैं, या ये भी नहीं आता है तो दंत कह सकते हैं। तीनों चीजें सही होंगी इसमें। पहला ऑप्शन आता है तो पहले मसूड़ों को टच करेंगे ऑप्शन में, अगर मसूड़े ना आकर के वत्स आ रहा तो वत्स को रखेंगे, अगर ये दोनों नहीं होते हैं तो दंत को क्लियर कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, आपकी समझ में आ रहा होगा एकदम तरीके से। अगला चलते हैं ल। ल भी बिल्कुल सेम होता है, यहाँ पर भी यही सिचुएशन बनेगी, मसूड़ा होगा, ये वत्स व्यंजन भी होगा और यहाँ पर ये दंत भी होगा। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पर कोई अंतर नहीं आता है। लेकिन ये जब सिचुएशन बनेगी तब ये दोनों ऑप्शन इसमें नहीं दिए हुए होंगे। अगर ये दोनों ऑप्शन पहले दिए होते तो पहले ऑप्शन हम इन दोनों को ही रखते हैं, उसके बाद में अगर ये नहीं दिया होता है, खाली दंत आ रहा है, तो लास्ट में आकर के हम दंत को टच कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपकी में। आगे चलते हैं व को बोलने के लिए, व को बोलने के लिए दांत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? दंतोष्ठ, यानी दंत प्लस ओष्ठों के मिलने से ये सब चीजें क्रिया बनी, इसलिए क्या कहा जाता है? दंतोष्ठ। ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये कई बार सबसे ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। समझ में आ रहा होगा आपकी में जो मैं बताना चाह रहा हूं। ये व और र, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको वत्स या मसूड़ों के रूप में पूछा जाता है अधिकतर, और आपका ये होता है दंतोष्ठ। इसे कई बार पूछा गया है, सुपर टेट, यूपी टेट, यूपी पुलिस, इसीलिए ध्यान रखें यूपीएसआई में आने वाला भी क्वेश्चन हो सकता है। ये उच्चारण स्थान में यह को भी बहुत अच्छा स्थान मिला है, लेकिन यह ना पूछ करके वह पूछना सबसे ज्यादा जाता है, इसीलिए वह को बिल्कुल क्लियर रूप से जान लें। इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? दंतोष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ। और सब चीजों को, तीन ही चीजों को बताना है, और पहले इनके नामों को मैं पहले ही बता चुका हूँ। या को आप या और व को अधस्वर बोलते हैं, ल को पार्श्विक कहा जाता है और र को लुंठित व्यंजन कहा जाता है, इसलिए इनसे सब अल्प प्राण होते हैं और ये सब होश होते हैं। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है? चलिए अब आगे वाले पॉइंट्स पे चलते हैं। आगे वाले आते हैं हमारे, वो होते हैं संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजनों को मैं क्लियर कर देता हूं आपको एकदम तरीके से। संघर्षी या कह सकते हैं ऊष्मीय व्यंजन, एकदम तरीके से समझ में आ रहा होगा आपकी में। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन होते हैं स और ह। ठीक है, ये संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं, सबको मालूम है। अगर हम अगले वाले में चलते हैं स, इसमें सबसे जो इंपोर्टेंट है वो जानेंगे। सबसे वाला उच्चारण स्थान है स, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। कई बार जैसे उसमें व को कई बार पूछा गया है और इधर स को कई बार पूछा, जो सीटी वाला सा बोलते हैं, जिसे हम अपने क्षेत्र की बात करें तो सीटी वाला सा श। जब तक सीटी नहीं लग रही, सीटी कब निकलती है? जब हमारी जीभ ऊपर वाले हिस्से को टच कर रही होती है, श, उससे पहले नहीं निकलेगी। तो इसका उच्चारण स्थान होता है तालव्य या तालु, एक ही बात है आपकी। अब होता है षटकोण। षटकोण का मतलब है हमारी जो जीभ है फिर मुड़ रही है, मुड़ने का मतलब साफ है, क्या होता है? मूर्धा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जैसे वर्ण बोला जा रहा है वही बोल रहा हूं। स आपका दंत होता है, साफ जान ले एक तरफ से। अब होता है ह में देखिए हमारी जीभ वर्क कर रही है, ह कोई वर्क नहीं कर रही, जैसे क वैसे ही ह और वैसे ही अ, एक ही बात है सबकी। तो कहां से निकल रहा है? अ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। क का कंठ, तो ह का कंठी होगा। क्लियर है? क्या होगा? कंठ। कुछ नहीं करना है हमें, आ गया समझ में आपकी में। स का तालव्य, स का मूर्धा, श का दंत और ह का कंठ। कुछ नहीं करना है हमें,
एकदम सीधे सीधे चलना है। ठीक है, अब हम जानेंगे इनमें सघोष और अघोष कौन से होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, ये जो तीनों होते हैं वो होते हैं आपके अघोष। समझ में आ गया होगा। और जो एक अकेला होता है ये होता है सघोष। ठीक है, ये तीनों होते हैं वो अघोष होते हैं और ये होता है सघोष होता है। ये जो चारों होते हैं ये सब महाप्राण हैं। इनमें कोई भी अल्प प्राण नहीं होता। स और ह तीनों में ही वायु सबसे ज्यादा बाहर निकलती है। ठीक है ना। इसमें केवल एक ही दिक्कत होगी, पहले वाले जो चार आए थे उसमें क्या था, अंतस्थ व्यंजनों में चारों के चारों सघोष थे और चारों के चारों अल्प प्राण थे। यहाँ पर बदल गया है, ये सभी महाप्राण हैं। वो अल्प प्राण थे, प्राणों की बात आती तो सब वो अल्प प्राण और ये सब महाप्राण। और बात आती है सघोष अघोष की तो ये तीनों वर्ड ऊपर के अघोष होते हैं और लास्ट का जो हा होता है वो सघोष होता है, क्योंकि जब इसका उच्चारण कंठ होता है अंदर से निकलता है, इसीलिए इसे सघोष की संज्ञा दे दी गई है। ठीक है, यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा क्लियर रूप से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जितने भी आपके संयुक्त व्यंजन जो होते हैं, संयुक्त व्यंजनों में उच्चारण स्थान को हम ऐसे टूट नहीं कर सकते हैं और ना ही कभी वो पूछे जाते हैं। उसमें जो क्वेश्चन बनता है केवल एक ही क्वेश्चन बनता है कि ये कितने होते हैं और ये किससे मिलकर बने हैं। वो मैं आपको पहली वीडियो में क्लियर करा चुका हूँ, तो इसमें आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब हम जानते हैं स्वरों को, स्वरों के बारे में। कि मैं स्वरों को बता दूं आपको, जितने भी सभी स्वर जो होते हैं, अल्प प्राण महाप्राण में तुम्हें क्लियर करा चुका हूं। वहां पर छोटा अल्प होता है, बड़ा महा होता है। यहाँ पर आपको बताऊं स्वर सघोष होते हैं अघोष होते हैं, तो जितने भी स्वर होते हैं वो सब सघोष होते हैं। ठीक है, स्वर जितने भी होते हैं ओवरऑल वो सब क्या होते हैं, सघोष होते हैं। उनमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर आपकी जो वर्णमाला में जितनी भी क्वेरी थी, जितनी भी प्रॉब्लम थी, वो सब सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर इसके बाद में आपके पास कोई भी क्वेश्चन अलग से नहीं आएगा। जितने भी मैंने पढ़ाया है वर्णमाला के बारे में आपको एक बार दोबारा से रिपीट कर लें वर्णमाला को, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। और वैसे भी कोई दिक्कत आती है, अब आप किसी भी टॉपिक, किसी भी कंपटीशन के वर्णमाला के क्वेश्चनों को उठा लीजिए, सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको अब इसमें मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो वर्णमाला से अब बाहर चला जाए। हमारे साथ इस वीडियो के साथ मिलने के लिए धन्यवाद। और अगली जो वीडियो है फिर हम लाएंगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तो मैं बता देना चाहता हूँ अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, लग रहा है आपको हमें कुछ मिल रहा है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। हमारे चैनल का नाम मैं शुरुआत में आपको बता चुका हूँ, द्रोणा ट्यूटर है। इस पर हम लगातार एक के बाद एक सीरीज डाल रहे हैं। इसकी चाहे वो आपकी मैथमेटिक्स हो या कोई भी आपकी ईवीएस हो, बायोलॉजी हो या फिर आपकी हिंदी हो, सभी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी और आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।